कि 400 उसमें से 500 में से 418 एकड़ जमीन को उसने सरप्लस घोषित कर दिया। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था कि एक तरीके से उनकी 80% जो लैंड है वो एक तरीके से उस नए कानून के अंतर्गत वो जा रही थी। तो गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और आर्टिकल 32 के तहत, और चैलेंज किया गया 1953 का जो पंजाब एक्ट है, और उसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि वह हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 19(1) और 19(1)(g) में इक्वलिटी बिफोर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसके अलावा आर्टिकल 14 की जो बात है, और आपका जो कोई भी राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो आर्टिकल 19 में कहा गया, और आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इस भारत में मौजूद है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब एक्ट को 9 शेड्यूल में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट के द्वारा, उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए। और इसके अलावा जो 4th और जो भारतीय संविधान में जो पहला और चौथा अमेंडमेंट है, उसको भी इस तरीके से उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए। और जो 1951 और 1954 में जो गोलकनाथ ने इस तरीके की जो मुद्दे उठाए, और उसके बाद में लगातार जब वो लड़ रहे थे, तो इस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ का जो निर्णय है वो 27 फरवरी 1967 को आया। अब उसकी जो बात ये थी, और जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस कोका सुब्बा राव, उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इन्वोक द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो संविधान में जो स्थिति है, उन्होंने जस्टिस सुब्बा राव ने ये कहा कि संविधान में संशोधन की शक्ति, जो भाग 3 में संशोधन की शक्ति है, वो पार्लियामेंट के पास में नहीं है। अब ये मुद्दा आते ही, और ये चीजें जैसे ही सामने आया, तो उस समय की सरकार जो मिसेस गांधी पावर में थी, और वो और उनके बहुत ही ज्यादा वहां पर उनमें नाराजगी उत्पन्न हुई। क्योंकि वो एक तरीके से सरकार को रेफरेन कर रही थी, या सरकार को जो राजनीतिक सुधार जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे, या राजनीतिक आर्थिक सुधार जिस तरीके से करना चाह रहे थे, ये केस उसको रेफरेन कर रहा था। और रेफरेन करने के साथ साथ ये कर रहा था कि आपकी जो सरकार है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसको कि वो अमेंडमेंट्स उसको करने से रोक रहा था। अब जब हम आगे देखते हैं गोलकनाथ के बाद में देखेंगे आप कि गोलकनाथ के बाद में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, तो ये भी एक कंटेंशन पॉइंट था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और इसलिए कंटेंशन पॉइंट था कि जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, उससे सरकारों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने आपको पहले भी शुरुआत में ये बताया है कि जो कोर्ट के जो निर्णय है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को इसलिए पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वो एक तरीके से मान रहे थे कि उनकी जो पॉलिसी फॉर्मेशन की जो पावर है गवर्नमेंट की, क्योंकि दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो उस वजह से उनको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही थी कि दे हैव ऑल द राइट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो जब ये बात जब शुरू हुई, जब 1952 के में जब पहला चुनाव हुआ और कांग्रेस जब जीत के आई, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा एस्टेब्लिश हो गई थी कि अब जो चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया था, और हमने कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको इंग्लैंड से लिया है। अब इंग्लैंड से लेने के बाद में जब बात आई कि सरकार के पास और भी कई सारी शक्तियां हैं, और उसके अलावा जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं न्यायालय की शक्ति वो इस मायने में इतनी महत्वपूर्ण
नहीं है, या इस मायने में वो न्यायालय की शक्ति है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अपने हिसाब से या अपने अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल उसको